हाँ भाई, तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज इसी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए 2-3 नई चीज़ें। हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर भी आप कह सकते हो थोड़ा बहुत, और बॉन्ड एंगल के बारे में। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें, तीनों से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजोनेंस की, क्या होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि क्या होता है। तो आपके पास जैसे एक मॉलिक्यूल है CO3 2-। ठीक है, इसको अपन एक तरीके से ऐसे बना सकते हैं, इसके अपन एक तरीके से ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और इसको अपन एक तरीके से ऐसे बना सकते हैं। अब ये कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं आपस में वो देखते हैं। तो ये अगर नेगेटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग एक लोन पेयर होगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये अगर यहाँ आ जाए और ये जो आपका ये यहाँ आ जाए तो ये बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये जो है अगर यहाँ आ जाए और ये जो है ये यहाँ आ जाए, ऐसी चीज़ बन जाएगी, और ये चीज़ इसमें कन्वर्ट वैसे भी हो सकती है। इस तरह की बातें मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि यार ये तो रोटेट हो गया है, कुछ कुछ खास थोड़ी क्या। तो चलो ठीक है, वो भी मान लो। तो साइंटिस्ट लोगों ने फिर इसकी स्टडी की। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन हो गया, इस तरह की चीज़ों से। बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड की लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड के बीच का एंगल। ठीक है, ये जैसे बॉन्ड एंगल हो गया। तो ये सब स्टडी की गई तो पता चला यार कि यार इसमें तीनों एंगल्स, तीनों बॉन्ड्स हैं इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ है ही नहीं। तो यार बड़े अजीब लगा लोगों को, ये क्या हो रहा है। और उनको पता चला कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, तीनों बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होते हैं, और तीनों बॉन्ड्स में डबल बॉन्ड भी कोई नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड भी कोई नहीं होता है। ठीक है, और ये जो चार्ज होता है ना, ये भी चार्ज -1 किसी पे भी नहीं है, -2 भी किसी पे भी नहीं है, और 0 भी किसी पे भी नहीं है। सबका चार्ज भी बराबर है, -1 से थोड़ा कम है। इस तरह का ऑब्जर्व किया गया। तो फिर साइंटिस्ट लोगों को पता चला यार कि यार ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, इसका असली फॉर्म तो ये है। तो अपन क्या करते हैं, केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए, क्योंकि अपन बार बार से डॉटेड बनाएंगे, -2/3 चार्ज लिखेंगे तो अजीब हो जाएगा थोड़ा। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला है कि अपन क्या करते हैं, इस तरह से अपन स्ट्रक्चर बना बना के रिप्रेजेंट करते हैं। इस फेनोमेनन को कहा जाता है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है, ये तो है भाई आपका असली मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस तरह से बना दिया कुछ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं और थोड़े डिफरेंट इन एनर्जी भी हो सकते हैं। ऐसे यहाँ पे तो तीनों इक्वल है, मतलब बराबर है, बस रोटेट किया गया बेसिकली। तो ये क्या है, आपस में इक्वल एनर्जी में, और ये आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब इसको कन्वर्ट करके तुम ये बना सकते हो। तो ये तीनों इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सच्चाई में केवल ये एग्जिस्ट करता है, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट अपन रिप्रेजेंटेशन में ऐसा लिख देते हैं। तो ये होता है आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2-, और ये होते हैं आपके कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है तो बहुत सारी चीज़ें लगती है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका, या आपका क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह हो गया, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छी थ्योरी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे अपन इतना ही जानेंगे कि ये होता है रेजोनेंस। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने रहेंगे, कभी कभी बोर्ड वगैरह में आ जाएगा। तो क्या करो, आपको जो भी स्पीशीज़ दिया है उसका एक स्ट्रक्चर बना लो, फिर कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि इक्वलेंट एनर्जी फॉर्म्स कौन से हैं। स्लाइटली अनइक्वल भी हो तब भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, ये हुई एक बात। अब निकालते हैं इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं। तो आपको जैसे किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो क्या करोगे, एवरेज ले लो। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे 2 + 1 + 1 / 3, 4/3 हो गया ये बॉन्ड ऑर्डर तीनों का। ठीक है, एवरेज लेते हैं, खत्म बात। चार्ज की बात करें, चार्ज भी एवरेज लेंगे, 0 -1 -1 -2 / 3। ठीक है, इसका भी -2/3 -2/3। ठीक है, क्योंकि देखो साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यार ये जो लेंथ वगैरह होती है ना, वो डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर वगैरह पे। तो वो 0 सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की चीज़ थी, तो हमने 4/3 कह दिया समझने के लिए। ठीक है, ऐसी बातें आप मान सकते हो। तो यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के ये वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब कभी कभी क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन सिमिलर नहीं रहता है, तो उसी से रिलेटेड भी आपको फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने रहते हैं, बट इतना आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, मतलब आप इस तरह से रोटेशन वगैरह कर करके चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली अगर कनेक्शन सेम तरह के हैं, जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड और माइनस थे के 2 थे, सब जगह वही है, तो उनको इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोला जाता है, वरना अनइक्वल रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसका एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपन ऐसा बना सकते हैं, लेकिन ये अनस्टेबल होगा क्योंकि इसमें चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के अंदर देखो आपके काफ़ी से फैक्टर्स रहते हैं। पहला फैक्टर आपका ये रहता है, और देखो ये कोई ऐसी सब्जेक्टिव चीज़ नहीं है, मतलब ये थोड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, सॉरी ऑब्जेक्टिवली तुम कह नहीं सकते ज़्यादा स्टेबल है। तो पहला ये आपका रहता है कि
आपका चार्ज सेपरेशन जितना कम हो उतना बढ़िया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो चार्ज सेपरेशन कम है, 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0। अब यहाँ पे देखो -1 -1 -1 +1, मतलब चार्ज जितना कम होना उतना बढ़िया, ठीक है। ये पहली बात आप इस तरह की याद रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको ट्रैक करना है कि जो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज जो दूर से दूर है, जैसे स्ट्रक्चर में देखो नेगेटिव चार्ज थोड़े दूर हैं, और जब पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस है वो पास में है, उससे क्या होता है कि क्योंकि कॉमन चीज़ अट्रैक्ट होती है ना, तो उससे स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ती है, ठीक है। ऐसी बातें आप मान सकते हो। तो इस तरह के कुछ रूल्स रहते हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर वगैरह इस तरह की चीज़ें रहती हैं, बट अभी मैं कहूँगा उसमें मत जाओ, मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी अपन बेसिकली समझने में ध्यान देते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो वगैरह में ऑर्डर वगैरह बताऊंगा, अभी अपन समझते हैं। अब ये तो हुई एक बात, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ये होते हैं। अब बात करते हैं अपन बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड ऑर्डर की और बॉन्ड एंगल की, ठीक है। कि आपके पास कोई अगर दो स्पीशीज़ हैं, उनमें बॉन्ड लेंथ किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है। तो आपके पास जैसे दो कोई एटम्स हैं, ठीक है, जैसे अपन बात करें HCl, HF, HBr, इस तरह के जैसे HI, ठीक है। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि एटम्स का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ अपने आप बड़ी होगी, क्योंकि I बड़ा है तो ये बड़ा है, सिंपल सी बात ही ऐसा कुछ होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही हो गए और ये वाले में थोड़ा ठीक ठाक, ठीक है। तो HF यहाँ ले लो, ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है ना, नीचे जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ भी अपने आप बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो साइज ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, तो पहली चीज़ आपकी ये हो गई बॉन्ड लेंथ पे। दूसरी चीज़ ये होती है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द टू एटम्स, ठीक है। जैसे अपन इन बॉन्ड्स की बात करें CH, OH, NH, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो हाइड्रोजन और तो देखो N और O हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनमें भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला पुल करेगा ऑक्सीजन H को अपनी तरफ, तो क्या है बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। NH थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके अंदर थोड़ी कम प्रयोग होगा, CH में सबसे कम होगी, इसका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा पूछते हैं कि भैया ये रूल लगा है कि वो रूल लगा है, तो ये यूजुअली वो क्लियरली दिख जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि साइज वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप में हो रहा है तो ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा साइज चेंज होता है। अभी तो पीरियड वाले लोग हैं, पीरियड में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। और मोर इंपॉर्टेंटली ये सब चीज़ें याद ही रखनी पड़ती है एट द एंड ऑफ द डे, आप कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, बट यहाँ पे ठीक है इन जनरल आप बोल सकते हो कि पीरियड में देख रहे हो तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करो, ग्रुप में देख रहे हो तो रेडियस से चेक कर लो, एक रफली है, ठीक है। कोई ऐसा कोई भरोसा नहीं है, बट ठीक है इनऑर्गेनिक ऐसी ही होती है मोस्टली, बट वही कह रहा हूँ 99% क्वेश्चन लॉजिक से बन जाएंगे, तो आप मैंने जो बोला वही फॉलो कर लो। तीसरा डिपेंड करता है आपका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। तीसरी चीज़ जिस पर अपन देख सकते हैं वो अपन देख सकते हैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे, ठीक है। जैसे अपन देखें ये, ठीक है, तो ये वाला सबसे छोटा होगा, ये वाला उससे थोड़ा बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये तो आपके फोर्थ पॉइंट से थोड़ा सा लिंक्ड है एस कैरेक्टर की वजह से। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि इसमें s 50% है, ठीक है, s कैरेक्टर, इसमें s कैरेक्टर 33% है, इसमें s कैरेक्टर है आपका 25%, और s ऑर्बिटल जो होता है वो छोटा होता है और न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें 50% प्रोबेबिलिटी के न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा, इसमें 33% है, इसमें 25% है, तो सिंपल सी बात है बॉन्ड लेंथ इसकी छोटी होगी, ठीक है। और ये एक फोर्थ पॉइंट भी बन जाता है इसी से कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हो गए बॉन्ड इसके निकालने की अपना बॉन्ड लेंथ। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, ठीक है। तो मेरे पास जैसे कोई तो सबसे पहली चीज़ आपका बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है आपके वापस से एस कैरेक्टर पे, ठीक है। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। कैसे, BCl2 लो, sp2 है, सॉरी sp हाइब्रिडाइजेशन, BCl3 लो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और CH4 लो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें एंगल होता है 180 डिग्री लीनियर है, ये इसमें होता है 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर है, इसमें होता है 109.5, ये होता है आपका टेट्राहेड्रल। तो ऐसा क्यों होता है, ऑब्वियस ही बात है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी तो उससे आपकी बॉन्ड की ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो लीनियर है तो 180 डिग्री पूरा एंगल हो गया, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे क्या आपका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, ट्राइगोनल है तो ट्राइगोनल में 120 होगी, इसके अंदर भी आपका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया तो 109.5 ही होगी। तो इससे ये पता चल रहा है यार कि आपका एस कैरेक्टर बढ़ेगा ना जैसे जैसे,
तो आपकी बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये एक समझने का तरीका हो गया। फिर दूसरी चीज़ आती है आपकी, ये तो कि बॉन्ड एंगल, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे उतना कम बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे देखते हैं, जैसे अपन देखते हैं CH4 है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो जैसे CH4 है, फिर NH3 है, यहाँ पे ऊपर तो इसमें वो आ गया आपका लोन पेयर, और H2O है। ठीक है, तो तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर से अपन देख नहीं सकते, तो अपन किससे देखेंगे, लोन पेयर से। तो अब देखो मैंने तुम्हें याद हो तो बताया कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है। तो ये तो चलो परफेक्ट सिमेट्री में रहेंगे क्योंकि सब के सब बराबर ही हैं। तो ये 109.5 हो गया। अब NH3 में क्या होता है कि ये लोन पेयर जो है ना, ये ज़्यादा धक्का देगा क्योंकि ये बड़ा है, ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिपल्स करता है लोगों को। तो इससे क्या, ये ऐसे दबा देगा तो थोड़ा सा एंगल कम हो जाता है, लगभग 107 रहता है ये एंगल। ठीक है, अब एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, आप देख लीजिएगा, बट इससे तो कम रहता है, इतना श्योर है। अब ऑक्सीजन जैसे है तो और ज़्यादा धक्का मारेगा, प्लस ये आपस में धक्का मुक्की और करेंगे तो ये और ज़्यादा दब जाएगा। तो इससे ये 104.5 लगभग हो जाता है। ठीक है, जो भी है इससे कम होता ही है। तो ये ऑर्डर क्या होगा कि इसका ज़्यादा है। तो जब आपका वो सेम हो ना, अगर क्या कहते हैं एस कैरेक्टर, तो आप लोन पेयर से देखिए कि लोन पेयर बढ़ेंगे तो धक्का मुक्की होगी, तो बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि टोटल तो 360 डिग्री कांस्टेंट है ना, उसी में एडजस्ट करना है। ये लोग ज़्यादा धक्का मुक्की करेंगे तो बाकी वो कम करना पड़ेगा एंगल, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर तीसरा डिपेंड करता है आपके जो बीच वाला आइटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। ठीक है, वो देखते हैं कैसे होता है। अब वो तब होगा जब आपके लोन पेयर भी बराबर है। जैसे अपन NH3 देखते हैं और PH3 देखते हैं, सेम पीरियड के हैं दोनों लोग और लोन पेयर इसमें बराबर है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा जो बीच वाला एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे देखो N ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बंदा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो N के पास में रहेगा। ठीक है, पास में रहेगा ज़्यादा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे जैसे इधर जाएगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में पास में आता जाएगा। जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे यहाँ पे आ गया, तो अब पहले अगर यहाँ था तो डिस्टेंस ज़्यादा था इनके बीच में, यहाँ पे है तो डिस्टेंस कम है, तो रिपल्शन बढ़ेगा, तो ये फैलने की कोशिश करेंगे, तो इसमें कहेंगे बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे रहेगा ज़्यादा क्योंकि कम खींच पा रहा है, तो दूर रहेगा, तो अपना मतलब बेसिकली अगर दूर है तो और पास आने की कोशिश करेंगे, इसमें बॉन्ड एंगल कम रहेगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये लॉजिक समझना जरूरी है। N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पास में खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो रिपल्स करेगा तो बॉन्ड एंगल खुल जाएगा, ऐसा कुछ। ये हुआ तीसरा क्राइटेरिया। अब अगर वो भी सेम है, आपका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, लोन पे भी सेम है, जैसे NF3 और NCl3 देखते हैं अपन, तो अपन क्या बोलेंगे, फिर अपन देखते हैं कि बाकी बाजू वाले एटम्स क्या कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी अपन समझते हैं लॉजिक। देखो अब ये F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl से, बाकी सब तो सब बराबर है, हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, लोन पेयर भी एक एक है, सेंट्रल एटम भी सेम है N, तो अपन इस यही चीज़ बची है अपने पास। तो F इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर जाएगा। ठीक है, और इसके केस में इतना ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लेट से, तो वही वाला लॉजिक लगाओ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर अगर है तो ये पास में आ सकता है और थोड़ा, ठीक है, या कम रिपल्शन होगा बेसिकली। अब यहाँ पे तो पास में आ गए तो आपका जो ये खुल के एकदम धक्का मुक्की होगी और ये एंगल और बढ़ जाएगा। तो अपन ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आपका जो मतलब देखो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम ज़्यादा हुई तो बॉन्ड एंगल कम हुआ, तो हम कहेंगे बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। और मैंने शायद इसके अरे रुको, मैंने पिछली बार में कुछ ऐसा कर दिया था ना, जैसे ये NH3 है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। हाँ, पिछली बार मैंने गलत लिख दिया था कि बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा सेंट्रल एटम जैसे यहाँ पे NH3 वर्सेस PH3 है, तो यहाँ पे ये पास में खींचेगा तो आपका दूर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो सेंट्रल एटम के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल होता है और टर्मिनल के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्योंकि ये दूर खींचेगा तो पास आएगा। ठीक है, लॉजिक समझेंगे, चारों केस फॉलो करेंगे और इसी ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई आपके बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। बॉन्ड ऑर्डर तो वही है यार, मैंने बता दिया रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंगल बॉन्ड का 1 होता है, डबल बॉन्ड का 2 होता है,
और ट्रिपल बॉन्ड का 3 होता है। पार्शियल भी हो सकता है, पार्शियल ही होता है ज़्यादातर रेजोनेंस केसेस में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। तो वापस बताता हूँ क्या क्या पढ़ा, रेजोनेंस के बारे में पढ़ा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं वो पढ़ा, हमने देखा कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर कैसे करते हैं, फिर हमने देखा बॉन्ड एंगल क्या होता है, कंपेयर कैसे करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कंपेयर कैसे करते हैं, सब कुछ देखा, ठीक है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।